जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन बायर यूपीएससी आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में दृष्टि आईएएस की प्री प्रयास ऑल इंडिया पीसीएस ओपन मॉक टेस्ट 2026 का लेकर के आप सभी के साथ में उपस्थित है। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है, अच्छी टेस्ट सीरीजों में इसकी गिनती होती है और जैसे कि आप जानते हैं इसकी गुणवत्ता अपने आप में है और एजुकेशन बायर की भी गुणवत्ता अपने आप में आपको मालूम है। तो ये टेस्ट क्रमांक आपका 1 है। अगर कोई भी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहता है तो ये लगभग आपकी टेस्ट सीरीज आपको 12,000 रुपए के आसपास 10 से 12,000 रुपए के आसपास आपको ये दृष्टि आईएएस से मिल जाएगी। क्लियर? तो हम आपके साथ में ये टेस्ट क्रमांक पहला लेकर के उपस्थित हैं जो सामान्य अध्ययन से संबंधित है, मतलब कि जीएस से संबंधित है। देखिए, क्योंकि पहला टेस्ट है तो खासतौर पर होता क्या है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में दो आपके पेपर होते हैं। पेपर होता है आपका 1, जिसको जीएस पेपर नंबर 1 कहते हैं। उसमें आपका जीएस पूछा जाता है टोटल, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। और जीएस पेपर नंबर जो आपका सेकंड है उससे खासतौर पर आपका सीसैट कहा जाता है और ये सीसैट में आपको मिलता है मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। मैथ और रीजनिंग हम आपके साथ में चर्चा बिंदु बना चुके हैं एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर, और इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस हम करवाएंगे। क्लियर? इस बार क्या है, दृष्टि की तरफ से जो टेस्ट सीरीज है इसमें अब की बार 53 टेस्ट है, 53 टेस्ट। अन्यथा ये 30 टेस्ट ही रखते थे, इस बार लगभग इन्होंने दुगने टेस्ट कर दिए हैं। क्लियर? इसमें पॉलिटी के आपको 16 टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। हिस्ट्री के जो सेक्शन वाइज टेस्ट हैं वो 13 हैं, साइंस एंड टेक के भी 13 हैं, इकोनॉमिक्स के 9 हैं और आर्ट एंड कल्चर के 2 हैं, एनवायरनमेंट के 10 हैं, ज्योग्राफी के 15 हैं और करंट अफेयर के आपके 22 टेस्ट हैं। तो ये आप क्या है इस चीज से समझ सकते हैं, इस बार दृष्टि आईएएस इस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर? तो जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये आपको यूपीएससी की खासतौर पर कॉपी में भी देखने के लिए मिलेगा। जब आप जाओगे पेपर देने के लिए 26 के स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है और जीएस पेपर नंबर में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 विकल्प होते हैं और यदि आप गलत करते हैं तो वहां पर 1/3 आपका क्या होता है, काट लिया जाता है अंक गलत करने पर। क्लियर? और सी सेट में आपके 80% आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको 33% लाना अनिवार्य है। मैं कहूं तो 27 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, काट और फीट कर पूरे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर दंड का आप देखोगे दिया गया है कि 1/3 अंक के रूप में काट लिया जाता है दंड के रूप में गलत होने पर। क्लियर? आइए तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस की है। क्लियर? इसका कॉपीराइट दृष्टि के पास में है और हमारा मोटिव यहां पर केवल इतना है, जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज को अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक चीजें हम पहुंचा सकें। कोई हम आपसे मुद्रा इसके माध्यम से नहीं ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पहला, पॉलिटी से संबंधित ये टेस्ट है। किससे संबंधित है? पॉलिटी। तो ये टेस्ट आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संरक्षण उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जिसे निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध किया गया हो, उसे गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध किया गया व्यक्ति अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने का अधिकार रखता है। पूछा गया है कौन सा यह सही है, तो आपको वीडियो को पोस्ट करके कमेंट में इसका राइट आंसर देते चलना है। कमेंट्स में आप इसका करेक्ट आंसर दोगे। देखो यहां पर आपने क्या राइट आंसर दिया, चलिए कई विद्यार्थी सी बता रहे हैं। देखो यहां पर दोनों बातें आपकी गलत है, क्योंकि सामान्य स्थिति में खासतौर पर जो आपका 24 के तहत क्या है, मजिस्ट्रेट के समक्ष आप क्या करोगे, 24 घंटे में पहुंचाओगे। बिल्कुल सही बात है, ये सामान्य स्थिति है। लेकिन यदि किसी को क्या है, निवारक निरोध की स्थिति में आप देखोगे उसको नहीं होता है। और यहां पर कह रहे हैं कि व्यक्ति अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी से परामर्श करने, मतलब कि एडवोकेट से वो बात कर सकता है। नहीं, निवारक निरोध की नजरबंदी अगर किसी को कर लिया गया तो फिर उसको सारे अधिकार भी छनन हो जाते हैं, हनन हो जाते हैं और खासतौर पर उसको कोई परामर्श करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये दोनों बातें यहां पर आपकी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है।
भारत में संविधान संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है संविधान संशोधन। संविधान के अगर हम भाग की बात कर लें तो संविधान का भाग आपको कहां मिलेगा? आपातकाल 18 में किया गया है, तो 20 में आपको इसकी चर्चा देखने के लिए मिलेगी। संविधान के भाग 20 और आर्टिकल 352 से 360 तक ये देखने के लिए आपको मिलेगा। किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ये कह रहे हैं आपसे संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों के वितरण में परिवर्तन केवल संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से ही किया जा सकता है। वित्तीय निहर्तों के कारण संसद के सदस्यों के वेतन और केवल संसद के परामर्श बहुमत से ही परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इसमें कितने सही हैं बताइएगा। ये आपका पूछा गया है किससे? संविधान के संशोधन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दीजिए राइट आंसर। चलो एक एक करके बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो पहला है आपका किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन, मतलब कि राज्य में क्या है विधान परिषद बनानी है। जैसे अभी को क्या है 6 राज्यों के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब के अलावा महाराष्ट्र, ठीक है, और वैसे ही आपका कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसमें आपको मिल जाएगी। तो उसके साथ साथ ये भी देखने के लिए मिलता है, तो इसके उत्साधन परिषद के लिए आपको विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि खासतौर पर क्या होता है साधारण बहुमत की यहाँ पर आवश्यकता होती है। किसकी होती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है लोकसभा के भी। तो पहला गलत है। संघ और राज्यों के बीच में यदि विधायी शक्तियों के वितरण की बात की जाती है तो परिवर्तन केवल संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन से ही किया जा सकता है। यह बात सही है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जैसे संवर्ती सूची का विषय होता है, राज्य सूची का विषय है ना, उस पे, तो ये बात आपकी सही है। वित्तीय निर्धारणों के कारण आप देखोगे संसद के सदस्यों के वेतन में केवल संसद के विशेष बहुमत से ही परिवर्तन किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते खासतौर पर साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि वे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। तो इसमें भी क्या है साधारण बहुमत से, विशेष से नहीं, साधारण बहुमत से, और इसमें कभी भी अमेंडमेंट की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन पूछा गया था आपके संशोधन से, तो यहां पर पहला और तीसरा गलत है, दूसरा इसमें सही है। तो कितने सही है? केवल एक इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 3 नंबर। हाँ, ये कह रहे हैं आपसे मूल ढांचा सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहे हैं आपसे? मूल ढांचा सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, मौलिक स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोखलनाथ मामले में प्रस्तुत किया गया था। देखो इसको जो प्रस्तुत किया गया था वो था आपका केशवानंद भारती मामले में। किसमें? केशवानंद भारती मामला जो हुआ था आपका 1973 का, उसमें इसको प्रस्तुत किया गया था। तो पहला गलत है। न्यायालय ने मिर्मा मिल्स मामले में यह अभी निर्धारित किया कि संसद की संशोधन शक्ति अत्यंत क्या है और सीमित है। ये बात आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि मिर्मा मिल्स मामले में 42वें संविधान संशोधन से क्या कहा था? इसको रद्द कर दिया और फैसला सुनाया कि संसद की संवैधानिक संशोधन की शक्ति क्या है? सीमित है, अत्यंत यहां पर नहीं है। क्लियर है? अत्यंतिक नहीं बल्कि क्या है? असीमित नहीं, सीमित है। और ये इसमें कहा गया था क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद की जो पार्लियामेंट की पावर थी वो उनको विस्तार दे दिया गया था। फिर 1980 में मिर्मा मिल्स मामला हुआ और इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो शक्ति है ये लिमिटेड है। क्लियर? ऐसा नहीं है अनलिमिटेड है। तो सेकंड गलत है। वामन राव मामले में यह स्पष्ट किया गया था कि मूल ढांचा सिद्धांत खासतौर पर 24 अप्रैल 1773 के बाद किए गए संशोधनों के परिवर्तनीय होगा। तो देखो तीसरा स्टेटमेंट ये, क्योंकि वामन राव जो मामला हुआ था ये हुआ था आपका 1981 का। इसमें खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया था कि 24 अप्रैल 1973, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामला हुआ था। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा आपका गलत है। आइए जरा देख लेते हैं कितने सही है आपसे पूछा गया है। तो कितने सही है? इसमें केवल एक आपका सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो हाँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए बताइए राइट आंसर। देखिए वीडियो को पॉज करते चले और राइट आंसर देते चले। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा है? विधि निर्माण की संसद की शक्ति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला है संसद राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि बनाकर निर्माण कर सकती है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और यह विधि प्रस्ताव के व्याप्तगत के उपरांत 6 माह तक प्रवर्तन रहेगा।
क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 249 इस बात की व्याख्या भी करता है कि जो आपकी राज्यसभा है वो कितना 2/3 बहुमत शेष को पारित कर दे, तो ऐसे में संसद क्या कर सकती है? स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है। जब राज्यों द्वारा संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक निर्माण का अनुरोध किया जाता है तो संबंधित राज्य विधानमंडलों को उस विधि को संशोधित या फिर निरसित करने का अधिकार होता है। देखो यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राज्यों में, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्यों में, मान लो कि 2 है या फिर उससे अधिक राज्यों ने कहा कि आप कानून बनाइए, संसद से कहा, तो ये कह रहे हैं संशोधित निरसित का अधिकार होता है। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होती है राज्य सूची के विषय पर। जब राज्यों द्वारा संसद से राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनुरोध करते हैं तो संबंधित राज्य विधानमंडलों को उस विधि को संशोधित या निरस्त करने का अधिकार होता है। नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद डिमांड की है, ऐसा नहीं होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन समाप्त होते ही ऐसी विधियां स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती हैं। क्या ये बात सही है? बताओ। देखो ये बात तो सही है कि आधा स्टेटमेंट तो सही है इसमें कि जब राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में लगा दिया जाता है तो उस कंडीशन में खासतौर पर वो राज्य सूची के विषयों पर क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। लेकिन ये विधियां राष्ट्रपति शासन समाप्त होने पर स्वतः निष्प्रभावी नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, तब तक जारी रहती है जब तक विधानमंडल उन्हें निरस्त नहीं कर देता है। ठीक है, स्वतः नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। तो पहला इसमें सही है, बाकी के 2 और 3 इसमें गलत है। पूछा क्या है आपसे, कितने सही हैं? तो आपको होगी केवल 1 सही है। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन है 5 नंबर, क्वेश्चन क्रमांक है 5। देखो बिल्कुल, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्षेत्रीय परिषद आपसे पूछा गया है, जो आपकी रीजनल काउंसिल बनाई गई है। क्षेत्रीय परिषद पुनर्गठन बनाया गया था, कब लाया गया था? 1956 में इसको लाया गया और ये बनाया गया है। इसके जो परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री और 2 या अन्य मंत्री भी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसमें होते हैं। पहला है, क्षेत्रीय परिषदें संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक निकाय के रूप में शामिल होती हैं। देखो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, पहली बात तो क्या है, ये एक वैधानिक निकाय है। कैसी है? वैधानिक निकाय है, जो आपका आता है क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1956, इसके तहत। तो पहला गलत है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री तथा सह अध्यक्षता केंद्रीय गृह, नहीं, प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, ये आपका गलत है। क्लियर? कौन करते हैं? होम मिनिस्ट्री करती है। क्षेत्रीय परिषद खासतौर पर केवल सलाहकारी निकाय है और जिनका उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। तो यहां पर यह बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट एकदम यहां पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया कितने सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके राइट आंसर देते चलेंगे। लीजिए, हाँ बोले सर, बिल्कुल ध्यान सभी का रखा जाएगा। आइए फिर 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। यहां पर आपको 2 कथन देके रखे। पहला कथन है, युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के कारण अनुच्छेद 19 स्वतः मूल अधिकार स्वतः ही क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। देखो एक है आपका 358 के तहत होता है 19, और 359 की बात कर लें 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही बात है। दूसरा कथन है आपका कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है? आर्टिकल 352 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के किसी आदेश की आवश्यकता के बिना मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नहीं, यहां पर 20 और 21 को छोड़कर सभी हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सभी, क्योंकि ये भी तो फंडामेंटल आपके राइट ही होते हैं ना, तो सेकंड यहां पर ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आइए देख लेते हैं। ये कह रहे हैं आपसे दोनों सही है, नहीं। यहां पर कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं। ये कह रहे हैं आपसे एक सही और दूसरा सही नहीं है, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, यहां पर पूछ लिया गया है आपसे राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त क्षमादान के प्रकार हैं और उसके अर्थ यहां पर आपसे पूछे जा रहे हैं। बताइए, क्षमादान के प्रकार और उसके अर्थ आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे क्षमादान है लघुकरण, परिहार, विराम और प्रबंधन। बताओ राइट आंसर।
चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला है, जैसे क्षमादान की शक्ति की बात कर लें तो यहाँ पर दोषी सिद्ध या दंडादेश दोनों को क्या करते हैं, राष्ट्रपति मुक्त कर देते हैं कि जाओ हमने आपको क्षमा कर दिया, और ये संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत आता है। तो पहला सही है, पहला एकदम सही है। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है दंड की प्रक्रिया को कठोरता से कम कर दो, ये भी बात सही है। परिहार की बात कर ले, दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना अवधि को कम करना क्या कहलाता है, परिहार कहलाता है, ये आपका सही है। विराम की बात कर लें, क्योंकि दंडादेश या फिर अस्थायी रोक विशेष रूप से मृत्यु दंड की स्थिति में, नहीं नहीं नहीं, ये विशेष रूप से कोई मृत्यु दंड की स्थिति में कदापि नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि गर्भ अवस्था या दिव्यांग जैसा कुछ भी होता है तो ऐसी परिस्थिति में दंड की कठोरता को कम कर सकते हैं। ये कह रहे हैं दंड की स्थिति में, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, विशेष रूप से रोक या अस्थायी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर दंड कठोर है तो उसको क्या कर दोगे आप, खासतौर पर कम करने का प्रयास करोगे, विराम लगाओगे, और ये भी गर्भ अवस्था के समय या फिर कोई मान लीजिए दिव्यांगजन है उसको लेकर के। प्रविलंबन की अगर हम बात कर लें तो यहां पर कह रहे हैं आपसे कि गर्भ अवस्था, नहीं देखो गलत कर दिया। प्रविलंबन यहां पर है कि दंडादेश पर अस्थायी रोक विशेष रूप से मृत्यु दंड की स्थिति में प्रलंबन होता है। विराम होता है गर्भ अवस्था या दिव्यांगता जैसी विशेष परिस्थितियों में दंड की कठोरता को कम करना। तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा, पांचवा गलत है। आइए पूछा गया है इसमें कितने सही सुमेलित है, तो बताओ कितने सही सुमेलित है, 1 2 3, मतलब कि 20 का राइट आंसर है। 2 गलत थे ना 5 में से। क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, देखो क्वेश्चन क्रमांक 8, बताइए राइट आंसर। संसद में नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया है, संसद में नेताओं के संदर्भ में, लोकसभा में सदन का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होता है, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो अथवा नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या ऐसा होता है, सदन का जो नेता होता है लोकसभा में, सदन का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होता है। बताओ, देखो लोकसभा के सदन का नेता लोकसभा की प्रक्रिया का कार्य संचालन के तहत परिभाषित किया जाता है, और प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, वह स्वतः ही सदन का नेता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उदाहरण के लिए वह राज्यसभा का सदस्य है। इस प्रक्रिया भूमिका के लिए लोकसभा के किसी अन्य मंत्री को नामित कर सकता है, परंतु अगर लोकसभा का, ये कह रहे हैं ना, लोकसभा चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो अथवा नहीं, अगर मान लीजिए वो राज्यसभा का सदस्य है तो उस कंडीशन में लोकसभा में से फिर एक मेंबर को क्या है, लोकसभा का नेता चुना जाएगा। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तभी उसको लोकसभा का नेता चुना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो पहला गलत है। विपक्ष के नेता को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। देखो ये कोई ऐसा नहीं है स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ लिखा गया है जो लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं, बल्कि इसको क्या किया गया है, जो विपक्ष के वेतन भत्ता अधिनियम खासतौर पर वैधानिक मान्यता इसको दी गई है, ठीक है, और ये दी गई है 1977 में कि भाई ये आपका दूसरा सबसे बड़ा नेता कहा जाएगा प्रधानमंत्री के बाद। तो यहां पर ये बात गलत है, कोई संविधान में स्पष्ट रूप से इसकी कोई व्याख्या नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इसमें सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, कथन पहला है और यहां पर कथन 2 है। वित्त विधेयक 1 को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो वित्त विधेयक होता है 1, क्या आप देखो होता क्या है, संविधान के आर्टिकल अगर आपने पढ़े होंगे, संविधान के अगर हम आर्टिकल की बात कर लें, आर्टिकल आप पढ़ते हैं कितना, 110, उसमें क्या है, बजट के बारे में है आपका, ठीक है, माफ कीजिएगा, जो आपका मनी बिल है उसके बारे में आपकी चर्चा की गई है। इन सब के अलावा संविधान का आर्टिकल आप पढ़ते हैं 117, माफ कीजिएगा इधर क्यों हो रहा है, हाँ आपने पढ़ा होगा संविधान का आर्टिकल 117। 117 में आप क्या क्या पढ़ते हैं, 117(1) पढ़ते हैं, 117(3) पढ़ते हैं। जो 117(1) है अगर हम उसकी बात कर ले तो खासतौर पर क्या होता है, वित्त विधेयक खासतौर पर क्या होता है, 1 केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत होता है, सही बात है। दूसरा है वित्त विधेयक 2 को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा करने के चरण में राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर हम बात कर ले, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। ये जो सेकंड है आपका धन विधेयक के तहत, लेकिन लोकसभा के सूचीबद्ध विषय के शामिल नहीं होता, तो सेकंड गलत है, पहला इसमें सही है। तो देखो आइए देख लेते हैं कौन सा इसका राइट आंसर है। दोनों सही है नहीं, दोनों सही है नहीं, केवल एक सही है और दूसरा गलत, सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए इंग्लिश मीडियम, वीडियो को पॉज करके राइट आंसर देते चलो, ध्यान आपका भी प्रॉपर रखा जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंड लीडर इन पार्लियामेंट, टाइप ऑफ प्रेसिडेंशियल क्लेमेनेसी, जो आपकी क्लेमेनेसी
इसकी मीनिंग्स देके रखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ए फाइनेंशियल बिल। क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 10। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइएगा। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पहला है, जब भी सर्वोच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश हेतु कोई पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। बात एकदम आप देखोगे क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं जब सर्वोच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश हेतु कोई पद रिक्त होता है, नहीं, पद रिक्त नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई। बल्कि क्या होता है, संविधान में अगर हम देखें इस बात को उल्लेखनीय कहा गया थोड़ा सा कि कार्यकाल का जब किसी का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, सेवानिवृत्त प्रधानमंत्री जो आपके जजेस होते हैं उसको लाया जाता है, और ये कोरम की गण पूर्ति करने के लिए क्या है, जो आपका कोरम है उसकी गण पूर्ति करने के लिए लाया जाता है। मतलब कि उसकी पूर्ति हो सके, ना कि स्थायी रूप से पद अगर खाली है तब भरा जाएगा, नहीं, पद भरने के लिए नहीं होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश में अस्थायी अवधि हेतु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति तथा संबंधित न्यायाधीश दोनों से पूर्व सहमति आवश्यक होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, पुनः आ सकते हैं यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे तो। भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही की जा सकती है जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। तो देखो यहां पर तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। क्लियर? ये कह रहे हैं केवल मुख्य न्यायाधीश, नहीं नहीं नहीं, तो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट्स करते हैं। क्लियर? तो ये भी आपका गलत है। पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही है। तो कितने सही है ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, इन्होंने जो आपका पेपर बनाया है, ये जो टेस्ट बनाया है, पूर्ण रूप से जो टेस्ट बना दिया गया है, पेयर वाला टेस्ट बना दिया गया है ना, और आपके कथन कारण वाले, इसमें कोई वैसा नहीं है कि आप एलिमेंट मेथड यूज करो या इस तरीके से आप लगा सको। चलिए देखिए क्वेश्चन, राज्यपाल की पदअवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं। पहला, संविधान में स्पष्ट रूप से उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। देखो अगर हम बात कर ले, यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कहीं पर भी इस बात की प्रक्रिया नहीं दी गई है कि राज्यपाल को कैसे हटाया जाएगा। हाँ, संविधान में अगर हम देखें, संविधान में भाग अगर हम देखें तो संविधान का जो भाग 6 है, माफ कीजिएगा, संविधान का भाग 6 और अनुच्छेद 153 से आपका 167 तक देखने के लिए इसमें मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। राज्यपाल 5 वर्ष की अपनी कार्यअवधि पूरे होने के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि कोई उत्तराधिकारी कार्यभार न ग्रहण कर ले। बात एकदम सही है, तब तक तो इसको पद में रहना ही चाहिए, और ये एक पद ऐसा है इसको खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता है। तो यहां पर आपका सेकंड सही है, पहला इसमें गलत हो जाएगा। और राज्यपाल लगातार चर्चाओं में भी रहता है, तो यहां पर ए गलत, सी गलत, करेक्ट आंसर है बी। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। विधान परिषदों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है और दूसरा, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 तथा न्यूनतम सदस्य संख्या 40 से निर्धारित की गई है। मतलब कि वो खासतौर पर क्या होगी, 1/3 होगी मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी होगी, 40 की सदस्यता होनी चाहिए। बात सही है। विधान परिषद के सदस्यों में से एक मतलब कि 16 सदस्यों को राज्य के लोगों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, 1/3 को स्थायी निकायों से और 1/12 को स्थानिक से, 1/12 शिक्षक, 1/3 विधानसभा के सदस्य से, 1/6 राज्यपाल द्वारा। तो ये होते हैं राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। ये कला, साहित्य, विज्ञान और आपके जो स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन है उनसे रिलेटेड आते हैं। तो पहला इसमें सही है, सेकंड यहां पर गलत है। नॉमिनेट करते हैं कौन? गवर्नर साहब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले, तो पूछा गया है आपसे, सही नहीं है। दीजिए राइट आंसर, सही नहीं है मतलब। तो कौन सा सही नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन संबंधित राज्य की संचित निधि पर, नहीं 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 नहीं। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जो आपके हाईकोर्ट होते हैं और इनके जो जजेस होते हैं, इनके वेतन की बात कर लें
और इनके भत्ते की बात कर ले, ये मिलता है राज्य संचित निधि से, लेकिन इनकी जो पेंशन है रिटायर के बाद जो पेंशन इनको मिलती है वो मिलती है आपकी संघ से, केंद्र की सरकार से, संघ जो आपकी संचित निधि है वहां से। तो ये कह रहे हैं पेंशन संबंधित राज्य की, नहीं 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 नहीं, तो यही गलत है, पहले ही गलत हो गया, बाकी का ये सब सही है इसमें। क्लियर? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। भारत में प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला और दूसरा देखो, अनुच्छेद 123 माफ कीजिएगा 323 ए के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार है। मतलब कि विधानसभाओं को और संसद को, दोनों को अधिकार कैसे हो सकता है, सोचो, ये अधिकार केवल और केवल आपकी पार्लियामेंट को है, संसद को, तो यहां पर ये गलत है। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण मतलब कि कैट के अंतर्गत रक्षा बलों और संसद के सचिवालयों कर्मचारियों के साथ सभी कर्मचारियों से संबंधित मामलों शामिल होते हैं। नहीं, इसमें सभी से नहीं होते, खासतौर पर फोर्स से तो होते ही नहीं है। हाँ, ये ध्यान में आपको रखना है। बिल्कुल, रक्षा बलों के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारी संसद और सचिवालय के कर्मचारियों के इसके क्षेत्राधिकार के बाहर रखा गया है, तो इसमें आएंगे नहीं, तो दोनों गलत है। कह रहे हैं सही, तो डी आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम आप वीडियो को पोस्ट कर लेंगे और देखते चलेंगे राइट आंसर, ध्यान आपका भी रखा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डैश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड नॉन करेक्ट, जो भी आपसे पूछा गया है बताइएगा। विथ रेफरेंस टू प्रोविजन इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट्स in India, which of the following statement is not correct, and consider the following statement regarding and term of a governor and office. Consider the following statement regarding an administrative tribunal in India. Consider the following statement regarding the compensation of legislative council and statement 1 and statement 2. The next 15 number दीजिए राइट आंसर। 15 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग मतलब कि एनसीडीआरसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है, पहला, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्तियों की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर इसकी धन संबंधी अधिकारिता है जो केंद्र द्वारा प्रवर्तनीय के अधीन है। इसके आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पूछा गया है कितने सही है, बताओ राइट आंसर इसमें कितने सही है। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो, पहला यहां पर आपका सही हो जाएगा कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न्यायाधीश और उनके द्वारा नामित अध्यक्ष बिल्कुल की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। 2 करोड़ वाला ये भी मामला सही है, लेकिन इसके आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, तो यह आपका गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आयोग के आदेशों के विरुद्ध केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। आप केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ओनली शब्द यहां पर यूज करके। तो यहां पर तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। कितने सही है? केवल 2, बी राइट आंसर है। देन नेक्स्ट, वीडियो को पोस्ट करके आपको भी करेक्ट आंसर बताते चलना है, ये ध्यान में रखना है आपको। हाँ, लेकिन इस वर्ष क्या कर दिया है, दृष्टि आयोग ने लोगो बहुत बड़ा लगाया है, ये ध्यान रखना, जो कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देगा ही देगा, पिछली बार नहीं था। स्थायी लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया है? स्थायी लोक अदालतों के बारे में पूछा गया है, बताओ। हाँ, इसमें पूर्व में खासतौर पर जिला न्यायाधीश या फिर उससे उच्च पद पर आसीन रहा एक अध्यक्ष होता है। गैर समन्वयीय अपराधों से संबंधित मामलों में भी यह अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकती है। बताइएगा इसमें कौन सा सही है? लोक अदालत जो होती है आपकी, हाँ, ये एक तरीके से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसको लाया गया, जो 2002 में संशोधन भी की गई थी। तो पहला एकदम सही है कि इससे पूर्व जिला न्यायाधीश और उच्च पद पर आसीन रहा अध्यक्ष ही होता है। गैर आप देखोगे समन्वयीय अपराधों से संबंधित मामले भी यह अपने अधिकारी का प्रयोग कर सकती है, नहीं, ये इसमें मामलों में नहीं कर सकती, तो सेकंड गलत है, तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, और राइट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि पहला सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1876 में गठित इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के संस्थापक थे? तो कौन थे इसमें? जो 1800 खासतौर पर आप देखोगे 76 में इन्होंने गठित की था। हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सुरेंद्रनाथ टैगोर और आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की इन्होंने स्थापना करी थी। क्लियर? हाँ, राजनीति को आगे बढ़ावा देने के लिए। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, टैगोर नहीं है, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर,
सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन पूछा गया आपसे। देखो ये जो आंदोलन है यह आपका स्टार्ट होता है कब से, 1930 से ये खासतौर पर 34 तक चलता है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। इसमें विशेष कर खासतौर पर शराब की दुकानों तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने देने के संदर्भ में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। देखो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है एकदम सही है, क्योंकि अफीम के अड्डों और विदेशी वस्त्रों को और शराब की दुकानों पर महिला ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था भारतीयों की। असहयोग आंदोलन की तरह इसमें मुस्लिम समुदाय की भागीदारी उच्च स्तर पर रही थी। तो यहां पर सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपका असहयोग आंदोलन था आपका 1900 जो आपका 22 का था, 20-22 का, तो उसमें तो मुस्लिमों ने खासतौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें नहीं। इस दौरान व्यापारियों और कारोबारियों ने विशेष रूप से तमिलनाडु और पंजाब में बहिष्कार के आह्वान का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। क्या ये बात आपकी सही है? बोले सर बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि जनजातीय यहाँ पर कृषक भी आपको देखने के लिए मिले थे। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक जनजातीय समुदाय संयुक्त और बिहार प्रांत, गुजरात इत्यादि के किसान भी इसमें भागीदार थे। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, तो पूछ रहे हैं आपसे, देखो कितने सही हैं, मैंने कहा ना पेयर वाले, तो 2 सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया आपसे 2 स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन। पहला, वह पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा का इस्लाम की शिक्षा के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे और उनका मत था कि धर्म में समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने ही खासतौर पर AMU की स्थापना करी थी 1875 में। कहां पर? 1875 उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ में। तो बात सही है बिल्कुल एकदम। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के क्रम में हिंदुओं के साथ साथ आप देखोगे प्रारंभिक मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी का समर्थन भी किया था। यहां पर दूसरा गलत है, क्योंकि एकता को बढ़ावा देने की बजाय उन्होंने अंततः पृथककरण के और हिंदू मुस्लिम हितों के आपसों के विचार को प्रोत्साहन दिया। तो इन्होंने क्योंकि मुसलमानों को, इसलिए इन्होंने पृथककरण का सिद्धांत को आगे बढ़ाया, पृथककरण। तो सेकंड गलत, पहला सही। राइट आंसर पूछा है ए, केवल एक आई राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन है आपका 20। देखो, बंगाल के विभाजन द्वारा सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने तथा उभरती राष्ट्रवादी एकता को कमजोर करने के क्रम में बहुसंख्यक धार्मिक समूहों वाले 2 प्रांत गठित किए गए थे। राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल के नेशनल कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना तथा मुख्य रूप से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को पारंपरिक संस्कृति आधारित शिक्षा से स्थानांतरित करने के लिए गठन किया गया था। बताओ राइट आंसर। देखो, अगर हम बात कर ले यहाँ पर जो बंगाल विभाजन की बात कर रहे हैं, तो ये हुआ था आपका 905 1905 में कर दिया गया था। क्लियर? सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने के पूर्वी बंगाल को मुस्लिम और बहुमूल्य पश्चिम में हिंदुओं को कर दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट ये, क्योंकि बंगाली भाषा में लोगों को राजनीतिक सशक्तिकरण के बढ़ावा देने का काम इसमें किया गया था, राष्ट्रीय एकता के रूप में लाया गया था, इसमें कोई दोहरागिरह नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर लें दूसरा जो सेकंड जो स्टेटमेंट है, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना मुख्य रूप से, अगर हम बात कर ले नेशनल कॉलेज जो आपका काउंसिल ऑफ एजुकेशन था ये बंगाल का, तो इसमें अरविंदो घोष, सचिंद्र मुखर्जी राष्ट्रवादी नेता ये इसमें शामिल थे। लेकिन ये संस्कृत आधारित शिक्षा की ओर लौटना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण और मातृभाषा के माध्यम से आधुनिक साहित्य, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को प्रदान किया जाए और औपनिवेशिक पर प्रभाव किया जाए। तो इन्होंने संस्कृति पर ये करें, नहीं, संस्कृत की तरफ नहीं गए थे। पहला सही है, दूसरा गलत है। पूछा गया है सही, तो राइट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। बताओ इसमें कौन से सही है? पहला है आपका राज्य परिषद के आंशिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाना था और आंशिक रूप से देशी रियासतों के शासकों द्वारा प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाना था। हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आपका संघीय विधानसभा में आंशिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के साथ और आंशिक रूप से रियासतों द्वारा प्रतिनिधियों को नामित किया जाना था। बिल्कुल ये भी बात आपका सही है। इसके तहत संघ स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था, ये भी बात सही है। तो तीनों बातें यहां पर सही हैं। क्लियर है? तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहां पर तीनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, तीनों सही हो जाएंगी। पूछा गया है कौन सा सही है, तो तीनों सही है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 22। मेरी मातृभाषा में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, मुझे उससे उसी भांति चिपका रहना चाहिए जैसा एक बच्चा अपनी मां से। यही मुझे जीवनदायी दुग्ध दे सकती है। अच्छा, ये किसने कहा था?
कि मेरी मातृभाषा चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, मुझे उससे चिपका रहना चाहिए, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से चिपका रहता है। क्यों चिपका रहता है? ताकि यही मेरी माँ है और यही मुझको दूध देगी, मतलब कि दूध पिलाएगी। तो ये कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। बताओ किसने मातृभाषा की ओर खासतौर पर ये परिहार किया था? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब 1946 में हरिजन पत्रिका इनका उल्लेख किया गया था तो उसमें खासतौर पर इस बात को कहा था। क्लियर? मातृभाषा केवल संचार का साधन नहीं होता, बल्कि एक सांस्कृतिक और भावनात्मक जीवन रेखा होती है। माता का दूध बच्चे को पोषण प्रदान करता है। अंततः आप देखोगे ऐसे ही मातृभाषा आपकी कम्युनिकेशन को और खासतौर पर क्या होता है, लोगों को जोड़ने में भी काम करती है। चलिए, क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का और इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। हाँ बोले सर, बिल्कुल बताएंगे। देखो, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1830 के दशक के दौरान बंगाल और बिहार के स्थायी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था? 1830 में किसने कहा था? विलियम बेंटिंग, जेम्स मिल, विलियम्स एडम या फिर चार्ल्स वुड? किसने कहा था बताओ? देखो 1830 में, खासतौर पर 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉकटिस मिशनरी विलियम एडम्स को एक तरीके से स्थायी भाषा में स्कूल की शिक्षा को प्रगति पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। तो ये थे विलियम खासतौर पर एडम। आइए 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की और कुमार देवी नामक लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम आप कहोगे क्या है? हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 319 ईस्वी में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। अर्थात इन्होंने राजाओं का राजा भी, शाही उपाधि भी धारण करी थी, महाअधिराज इनको कहते हैं, और कुमार देवी नामक लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, और इन्होंने स्वर्ण के सिक्कों पर अंकित भी अपनी पत्नी का नाम कुमार देवी के साथ में लिखवाया गया था। क्लियर? प्राचीन भारतीय इनको मुद्रा शास्त्र की एक तरीके से दुर्लभता दिखाई पड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम आज की क्लास के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट्स में। मौर्यकालीन राजकोषीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मौर्यकालीन यहां पर पूछा गया है। अब देखो, यहां पर दो स्टेटमेंट है। पहला, सन्निघत्ता खासतौर पर राज्य कोष का मुख्य एक तरीके से संरक्षक था तथा नंदक एक वस्तु दोनों रूपों में एकत्रित राजस्व के प्रबंधन की निगरानी करता था। दूसरा है, राजस्व का एक हिस्सा, खासतौर पर प्रमुख हिस्सा वस्तु एवं एकत्रित किए जाने वाले के कारण अन्य अनाज भंडारण और अवसंरचना की स्थापना हेतु उत्तरदायी था। पूछा गया है कौन सा ये सही है, बताइएगा। मौर्यकाल में पूछा गया है, तो इसमें कौन सा सही है? 25 का राइट आंसर दें, केवल एक, केवल दो, सी दोनों और डी ना तो एक नहीं दो। तो इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट्स में प्यारे, और आपको बताना है ये सेशन कैसा लगा, क्या इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए, आप कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही इसके नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, बाय।